कोरोना के मामले धीरे धीरे अब हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं और हाथ से बाहर जाते हालातों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। एक तरफ व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की जरूरी दवाओं की किल्लत सामने दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार के लिए एक नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार, इन 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाब केंद्र सरकार को 23 अप्रैल तक देने हैं और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई की वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट यानी दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वो इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं और हाई कोर्ट को भी इस बारे में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर सख्त रुख अभी अपनाया हुआ है। कोरोना के चलते कोर्ट को बंद करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। दिल्ली में अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की कमी है और यूपी में शवों के अंतिम संस्कार का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है और अब 24 घंटे के अंदर नए मरीजों के मिलने का जो आंकड़ा है वो 3 लाख के पार पहुंच चुका है। स्थिति सचमुच काफी नाजुक हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली के बीच देश के हालात पर अगले 1 घंटे तक की जो चर्चा जारी रहेगी और हमारे साथ तमाम जो लोग होंगे हमारे पैनल में जुड़ेंगे, जिसमें कि आपको बता दें कि अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में होंगे, जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ होंगे, डॉक्टर परवीन कुमार है वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे और हमारे दिल्ली से संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ इस पूरे ताज़ा हालातों की जानकारी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये स्थितियां हैं देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से एक सवाल जो रखे हैं केंद्र सरकार के सामने, चारों वो महत्वपूर्ण सवाल जिसमें कि स्थितियां देश के अंदर आने वाले समय में ये तय कर सकती हैं कि आखिरकार कैसे देश के अंदर कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता होगा। वैक्सीनेशन को लेकर, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता को लेकर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको खास तौर से ये माना जा सकता है कि किसी तरह से जो जहाँ जहाँ अभी चुनौतियाँ हैं कोरोना से निपटने के लिए, वो सारी चुनौतियों से निपटने का खाका सरकार 23 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर लगातार जो आंकड़ा है कोरोना का वो 3 लाख से अब पार जा चुका है और ये निश्चित रूप से देश के अंदर एक चिंता का सबब अब पैदा कर सकता है और यही वजह है जो हर तरफ तमाम उन राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, सामने जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों के सामने ऑक्सीजन को लेकर समस्या है। कई जगह दवाई और रेमडेसिविर जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण दवाई है जो उपलब्ध नहीं है। कालाबाजारी की तमाम ऐसी जो है खबरें सामने निकल के देखने को मिल रही हैं। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं देश के अंदर और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 महत्वपूर्ण सवाल और उसका पूरा खाका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम से ऑक्सीजन की और मांग की है। नोएडा के ज़्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है। नोएडा के अलावा तमाम जो अलग अलग और ज़िले हैं जहां पर कोविड पेशेंट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भी हालात ऑक्सीजन को लेकर चिंताजनक हैं। दिल्ली के सरगंगा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 25 मौतें हुई हैं, जिस तरह की जानकारी निकल के आई है। तो यह हालात सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए। अगर उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ इसी बारे में बात बताएं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस वक्त दूसरा वो राज्य बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज संक्रमित मरीज यहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3.32 लाख नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 2263 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 1.86 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 1,93,00,000 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना के शिकार हुए हैं। ये वो हालात हैं जब देश में आपातकाल जैसी स्थिति होगी और आपातकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसानी जीवन के लिए होती है ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन को लेकर आपातकाल बना हुआ है। तमाम वो अस्पताल, तमाम जो राज्यों के अंदर जो मेडिकल सुविधाएं हैं, आज हर कोई अपने हाथ खड़े करके मजबूरी में खड़ा हुआ है और सरकार की तरफ नज़रें
उठाकर देख रहा है कि आखिरकार सरकार किस तरह से इस चुनौती को जनता के लिए पूरी तरह से हल करे और जनता के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, कोरोना को अपने देश से बाहर करने के लिए ये हालात से किस तरह से निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पतालों में मरीजों की भर्ती बंद हो चुकी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से करीब 25 लोगों की मौत बताई गई। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म है और ये दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली के अलावा तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अगर दिल्ली से सटे हुए इलाकों की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर भी कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी हालात ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की भर्ती को जो है रोक दिया गया है और जितने मरीज़ हैं वहाँ पर उनको लेकर दिल्ली सरकार को तमाम अस्पताल जो है वो प्रबंधन वहाँ से उनको इंटीमेट कर रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। सरकार के सामने इस वक्त ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता ये बेहद बड़ी चुनौती बनकर जो है सामने नजर आ रहा है और ये देखना होगा कि आखिरकार कैसे और कब तक इन हालातों पर नियंत्रण किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी होगा। एमपी के भी हालात बिल्कुल, मध्य प्रदेश के हालात भी बिल्कुल चिंताजनक हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खासतौर से जिस तरह से सामने देखने को मिल रहा है, हालात जो बने हुए हैं बेहद चिंताजनक हैं। लोगों के लिए इस समय जो अमृत है, ज़िंदगी है, वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी आज देश के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने देखने को मिल रही है। तो ये समझने वाली बात है कि आखिरकार कैसे और कब तक इन हालातों पर नियंत्रण काबू पाया जा सकता होगा। कोरोना को ख़त्म करना है ये अलग बात है, चुनौती बड़ी है, लेकिन कोरोना जितने संक्रमित अभी मरीज़ हैं उनको इलाज बेहतर तरीके से हो सकता हो मिल सकता हो, ये ज़रूरी है। उसके लिए पूरी कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा ये तमाम बैठकों के बाद ये दावे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने निकल के जो आ रही हैं उसके लिए निपटने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और ये माना जा रहा है कि 23 तारीख को जब केंद्र सरकार इसका पूरा जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी तो ये हालात अभी जिस तरह की चिंताजनक बने हुए हैं, हमारे साथ एक पूरा विशेष पैनल होगा जिसमें हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऑक्सीजन की जो स्थितियां हैं, ऑक्सीजन उपलब्धता की अगर जो स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं, ये अभी सामने जो नज़र आएगा, तस्वीर सामने हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब तक कोरोना से 1.86 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। 1,93,00,000 लोग 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना के अभी भी 24.28 लाख एक्टिव केसेस हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि कहीं ना कहीं आज चिंता का सबब है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 3 लाख का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का सामने देखने को मिल रहा है। ये वो आंकड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं देश के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का सबब जो है सामने रखे हुए हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ चुका है, उसमें अवधेश उपाध्याय हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। डॉक्टर परवीन कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ हैं। स्नेह कमल हमारे संवाददाता हैं दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा स्नेह कमल, अपने संवाददाता दिल्ली से। स्नेह कमल, क्या हालात हैं? ऑक्सीजन की उपलब्धता आज हमारे देश में इस वक्त सबसे बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अस्पतालों के क्या हालात है और खासतौर से सरकार का इस पर क्या रूट मैप एक्शन अभी तक सामने देखने को मिल पा रहा है? हिंदी में कहते हैं प्राणवायु विवेक जी, तो आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कोरोना मरीजों के लिए अगर ये प्राणवायु वाकई प्राणवायु है, एक जीवन का जो अहम प्रश्न है। जिस तरह से किल्लत की आपने बात कही, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह से ऐसी खबरें रोज आ रही है कि ऑक्सीजन किल्लत है। उस बीच एक अच्छी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम 32 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से जल्द आयात करेंगे। तो ये 32 जो मोबाइल जनरेशन प्लांट होंगे ये घूमते फिरते प्लांट होंगे। ये जहां भी जाएंगे एक ट्रक के रूप में होगा, यहाँ जहां जाएंगे उसका ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। तो कम से कम इस बीच एक अच्छी खबर रक्षा मंत्रालय यह दी कि 32 मोबाइल
जनरेशन प्लांट जो है जर्मनी से आयात करेंगे। उसके अलावा रेलवे ने भी एक खबर दी है कि आंध्रा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के लिए हमने जो है विशेष जो है ऑक्सीजन की ट्रेनें चलाई हैं, जो ऑक्सीजन के टैंकर लेके इन राज्यों को जाएंगे। फिर भी किल्लत की जहां तक बात की, तमाम किल्लत है, उस बीच जो है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है सरकार को यह सलाह दी है कि बगल के देश नेपाल में ऑक्सीजन की उपलब्धता अच्छी है। हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार नेपाल भी जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां से यातायात में ज्यादा कुछ खर्च नहीं है, ज्यादा समय लगेगा, तो हमें इस पड़ोस के देश नेपाल से भी हमें जो ऑक्सीजन गैस मंगाना चाहिए। तो तमाम किल्लतों के बावजूद जो उम्मीद की किरण अब नजर आ रही है, जर्मनी से जो मोबाइल जनरेशन प्लांट आ रहा है या नेपाल से आयात करने की बात कही गई है, तो हो सकता है विवेक जी आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की जो किल्लत है उस पर कुछ जो है कमी आ सके। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा एक ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 32 जो मोबाइल आप जंक्शन बता रहे हैं जिस तरह जर्मन से आयात करने की बात है, ये आखिर कब तक हो पाएगा? इसका जो क्रियान्वयन ये लोगों के बीच में कब तक जो है सुविधाओं में आ पाएगी? जी, रक्षा मंत्री ने जैसा कि आज ये घोषणा अभी कुछ देर पहले की है कि हम जर्मनी से 32 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लाएंगे, तो विवेक जी हो सकता है इस सप्ताह के अंत तक ही जो है ये 32 प्लांट भारत आ जाएंगे। और अगर एक सप्ताह के अंदर अगर आ गए तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसके आने के बाद कोई इंस्टॉलेशन या कुछ स्थापना, कुछ नहीं, ये रेडीमेड जो है चलते फिरते प्लांट होते हैं, जैसे आएंगे तुरंत ये उत्पादन करना भी शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत सुकून भरी बातें हो सकती है और जिस तरह से स्नेह ने बताया कि हालात बड़ी अभी चिंताजनक जरूर है, अभी किल्लत का जो है स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर ये है कि सरकार कुछ इसमें एक्शन ले रही है। मोबाइल जंक्शन जैसे ऑक्सीजन प्लांट है, ये निश्चित रूप से कहीं भी मूवेबल कंडीशन में हो सकता है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या मान सकते हैं कि ये जो सरकार जो कदम उठा रही है ये काफी होंगे ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए फिलहाल के दिनों के लिए? अभी तो देखा जाता है कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें 10% केवल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती थी बेड के अनुसार जी, लेकिन अचानक जो कोविड बीमारी आई है इसमें जो पेशेंट है उसमें 80% पेशेंट की संख्या बढ़ी है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट। सेकेंड वेव जो आई है उसमें जो पेशेंट है अमूमन सभी पेशेंटों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और 3 से 5 लीटर मिनिमम और 8 से 9 लीटर मैक्सिमम ऑक्सीजन पे पेशेंट स्टेबल। अतः अचानक डिमांड बढ़ने से जो हमारा पहला प्रबंधन था वो फेल हो गया। बट ये जरूर है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है और पेशेंट भी अब सेटिस्फाई होने लगे हैं कि ऑक्सीजन मिल रहा है। बट कोई भी चीज का संचालन अचानक नियंत्रित करने में प्रशासन को समय लगता है, क्योंकि कालाबाजारी भी एक मुख्य कारण हिस्सा है। कुछ लोग पैसे की वजह से इसका स्टोरेज कर लेते हैं और रहने के बावजूद भी वो मना करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कि थोड़ा सा उच्च दामों पे हम सप्लाई करें। बट प्रबंधन और प्रशासन की कड़ाई की वजह से इसका जो है आसानी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पाया है और ये हमारी गवर्नमेंट की जो विचारधारा थी और जो गवर्नमेंट का जो एक तरीके से क्रियाकलाप जो है वो बहुत तेजी से जो है स्थापित होने की वजह से अब अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलने लगी है और नियंत्रित है और सुचारू रूप से सप्लाई हो रही है। और जो सप्लाई के बावजूद भी जो हमारा ऑक्सीजन की कमी जो मीडिया में या लोगों को महसूस हो रही है, उसका मुख्य कारण जो है कि पेशेंट ये नहीं समझ पाते कि हमें ऑक्सीजन कितने पे रखना है और ये ऑक्सीजन जो है सीमित है। अब वो ऑक्सीजन खुल गया तो वो 4 लीटर पे खुला है तो 4 लीटर पे चल रहा है, 8 लीटर पे खुला है तो 8 लीटर पे, और लोगों को ये लगता है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन चलाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाए। तो एक तरीके से हम कम मात्रा ऑक्सीजन इस्तेमाल करके सबको हम दे सकते थे, बट ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अनुरूप ऑक्सीजन को चेक करते हैं और ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं। दूसरा इसका अहम कारण यह है कि जो पेशेंट घर पे ठीक हो सकते थे और जिनको ऑक्सीजन की नहीं जरूरत थी और जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से भी अपने आप को कम ऑक्सीजन पे ठीक कर सकते थे, वो सारे लोग पैनिक होने की वजह से मीडिया में इस तरीके से न्यूज आने की वजह से क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जी, जिससे बेड रिक्वायरमेंट भी बढ़ा
और ऑक्सीजन की खपत या डिमांड बढ़ गई। और उस तरीके से पहले से प्रशासन तैयार नहीं था या ऐसा सोचा नहीं था, और प्रबंधन थोड़ा सा हमारा जो है लचीला रहा। लेकिन अब जो है इन 8 और 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने अच्छा काम किया है और पेशेंट भी अवेयर होने लगे हैं कि हमारा ऑक्सीजन ही मूलतः इलाज नहीं है, हमको होम क्वारंटाइन रहना है और एक तरीके से जो दवाएं हमें दी जा रही हैं उनका उपयोग करना है। जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट है उन्हीं को ऑक्सीजन की सप्लाई देनी चाहिए। अब स्टोरेज लोग करना बंद कर दिए हैं। पहले क्या किया था, लोग 10 हिमालय अपने घर में एक सिलेंडर रख लिए, अब उन लोगों ने भी सिलेंडर रिलीज करना शुरू कर दिया है जो हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं जी। और जो जंबो सिलेंडर थे जिसको हम कहते हैं ज्यादा ऑक्सीजन रख के जल्दी से हम उस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो जंबो सिलेंडर भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया है, जो हॉस्पिटल सप्लाई के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, वो भी मिलने लगे हैं, जिससे सेंट्रल सप्लाई मेंटेन होने लगी है जी। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हमारे मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, और गवर्नमेंट भी इस तरीके की प्रबंधन कर रही है कि हमारे मरीज जल्दी ठीक हों और जल्दी घर जाएं स्वस्थ होकर, और मृत्यु दर हमारी कम हो, जिससे हम लोगों का जो है पेशेंट के लिए जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हम पूरा कर सकें। चलिए अवधेश उपाध्याय जी का मैं रुख कर लेता हूं। अवधेश जी, सरकार की जो अब नीतियां हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जवाब मांग रहे हैं, देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार को जो आक्रामक जो अपने नतीजे दिखाने चाहिए जो जमीनी स्तर पर, वो कब तक सामने हो पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की समस्या अभी धीरे धीरे सुलझ जाएगी, लेकिन दवाओं की उपलब्धता भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसे कैसे निपटने का रूट मैप है सरकार के पास? देखिए विवेक जी, मैं बताऊं आपको, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि हर देशवासी को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य देश का ऐसा है कि इस देश में कुछ राजनीतिक ऐसे संगठन हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां गैर भाजपा शासित राज्य जो सरकारें चला रहे हैं, वहां क्या है, लोग तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास पूरी तरह से बेड की पूरी सुविधा है, ठीक है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, लेकिन वही मुख्यमंत्री जी 3-4 दिन बाद कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, मेरे पास बेड नहीं है। अब ये बताइए, केंद्र सरकार का सपना आ रहा है कि आपके पास है कि नहीं है? इसमें गलती किसकी है, केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? उसके बाद जब उन्होंने मांगा तो केंद्र सरकार ने उनको ऑक्सीजन की पूरी तरह से जो ऑक्सीजन को पूरी तरह से उन्होंने दिया। अवधेश जी, ठीक है, राज्य सरकार की बात अलग है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। ये जो हालात हैं ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये हालात उत्तर प्रदेश में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? रूट मैप तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो सभी राज्यों के लिए ना जी, सभी के लिए राज्य बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा सुविधा देने के प्रतिबद्ध है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है। लेकिन इस समय जो स्थिति है आपको भी पता है, पूरा देश जानता है क्या स्थिति हमारे देश की है। इस समय हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, ठीक है, किसी तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बहुत से लोग मतलब अफवाह फैलाते हैं कि जाइए जरा से बुखार आता है, फीवर है, जब आप हॉस्पिटल जाइए भर्ती होइए, ये जो अफवाह है ना, अफवाहों से हमारे देश की जनता को थोड़ा बचना चाहिए, और जो अफवाह फैला रहे हैं उनको भी सबक सीखना चाहिए कि हमें किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है अफवाह फैलाकर। चलो हमें सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध को लड़ना है, जो महामारी नहीं है, एक युद्ध है। ठीक है अवधेश जी। जावेद अहमद, आप लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देश में हालात ठीक है, फिर भी आप विपक्ष इसमें अफवाह फैलाकर स्थितियां खराब करने की कोशिश कर रहा है, अवधेश कह रहे हैं। अब ये लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर में एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने क्या कहा था कि मार्च से मई के बीच में इसकी जो सेकेंड वेव होगी वो बहुत घातक होगी, उसकी तैयारी हमें अभी से कर लेना चाहिए। तो क्या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो उन्होंने अफवाह फैलाई थी, और आज उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ? सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रही। आप जरा कल्पना करिए, अभी कहा जाएगा ये वैश्विक महामारी है, हम इस देश में किस तरीके से हम अपने लोगों को खोते जा रहे हैं, लोग किस तरीके से सफाई देने का काम कर रहे हैं। आखिर इसी लखनऊ के अंदर हम जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर स्थितियां क्या है? पिछले कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो राज्य सरकार में मंत्री थे, वो हमारे भी मंत्री थे,
उनकी दुखद मौतें हुई कि नहीं हुई, आखिर सरकार सचेत क्यों नहीं थी? सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश में टीम 11 बनाकर ये जो काम कर रहे थे मंत्रियों को किनारे कर दिया था। इनकी कार्य योजना क्या थी? देश के अंदर कोरोना काल से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? वैक्सीन आई, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का फल था। वैक्सीन आते ही हमारे प्रधान सेवक जी ने, अरे सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, जरा ठीक है अवधेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, सुन लेते हैं जावेद जी को सुन लेते हैं, आपके पास वापस आऊंगा मैं। आप जो है अभी डिबेट ओपन नहीं हुई है, पहला चरण है, जरा डिबेट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको जावेद जी बोलिए। फिर बोलिए। अरे चलिए ठीक है अवधेश जी, जावेद जी, जरूरत है ये समझने की राजनीति की देश में अभी इतनी बुरी स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि हम मौतों का खेल पर हम लोग अपने मुद्दे जो है सीखे। जरूरी है। फिलहाल एक वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हालात हैं पिछले जो दिनों से जो हालात बने हुए हैं, लगातार ऑक्सीजन का जो आपातकाल हमारे देश में है वो कैसे निपटेगा और उससे कैसे ये देश बाहर आ पाएगा। वक्त तो चला है ब्रेक का, जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं देश में ऑक्सीजन के आपातकाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपने 4 सवाल दागे हैं और उनसे एक पूरा रूट मैप यानी कि खाका मांगा है कि आखिरकार इस देश की सरकार देश में तमाम जो वर्तमान स्थितियां, चुनौतियां सामने हैं उनसे कैसे निपटेगी। चाहे वो वैक्सीनेशन की बात की जाए, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता की बात की जाए, ऑक्सीजन के आपातकाल की बात की जाए। इसी आज तमाम मुद्दे के साथ हमारे साथ विशेष एक पैनल मौजूद है। अवधेश जी से बात हो रही है, प्रवक्ता बीजेपी से है। जावेद अहमद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से है। डॉक्टर प्रवीण कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। इसने कमल हमारे संवाददाता दिल्ली से हालातों के साथ नज़र बनाते हुए हमें जानकारी दे रहे हैं। चलिए जावेद अहमद साहब, आपसे ब्रेक में जाने से पहले आपसे पूछा था, बातचीत वही थी कि आखिरकार विपक्ष चाहे जो भी स्थितियां हो, विपक्ष क्या अफवाहों का दौर जारी रखा हुआ है? क्या देश की सरकार काम नहीं कर पा रही है? ये बार बार आप हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये संक्रमण का संकट काल है। इसमें जो जमीन पर परिस्थितियां हैं, अगर उनके लिए अगर सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने सरकार को पत्र लिखे कि ये आवश्यकताएं हैं, हमारे चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों के ये सुझाव हैं, तो ये अफवाह फैलाना है। सरकार तो आंकड़े पर डटी हुई है। लखनऊ की स्थितियां क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के, मैं दुनिया में नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं बताऊंगा तो कल बहराइच में क्या हुआ, 14 मासूम बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए और बिना ऑक्सीजन के वो 14 छोटे छोटे नवजात शिशु किन परिस्थितियों में रहे अभी तक कोई सूचना नहीं है। और बहराइच के सीएमओ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लखनऊ में आप ही लोगों ने पिछले दिनों दिखाया कि किस तरीके से सीएमओ जो है व्यथा सुनने के लिए मरीज की तैयार नहीं है। वो कह रही है कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। आप देखिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज के सामने, इसको जूम करवा दीजिए कि किस तरीके से मरीज होल्डिंग एरिया के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में ये कांग्रेस का पत्र नहीं है, ये समाचार पत्र है। किस तरीके से होल्डिंग एरिया के बाद खुले में ये मेडिकल कॉलेज में मरीज आ रहा हूँ मैं अवधेश जी आपके पास आया है। किस तरीके से लोग जान बचा रहे हैं। आप आंकड़ेबाजी में हमको उलझा रहे हैं, देश को प्रदेश को उलझाने का काम कर रहे हैं, राज्य गिना रहे हैं। आप कितनी मौतें हो गई है, कितनी दुखद है। हमारे भी मरे हैं, आपके भी मरे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद इसी लखनऊ में, पूरे लखनऊ में अस्पतालों में ढूंढा गया, एक बेड नहीं मिला। कांग्रेसी भी उनके लिए बेड ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनकी दुखद मौत हो गई। चलिए ठीक है जावेद जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अवधेश से। अवधेश जी जवाब दीजिए। विवेक जी, जावेद जी कह रहे थे, पहले इन्होंने बात रखी कि सरकार असफल रही, तो मैं ये बताऊं पिछली बार 2020 में, देखिए ये तो सबको पता है कि स्थिति क्या है और क्या थी पहले उस समय 2020 में भी, और 2020 से अब कितनी बेहतर है, कितनी खराब है, ये भी सबको पता चल चुका है। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कितने हमारे देश में वेंटिलेटर बनाने की कंपनियां खोली, कितनी पीपी किट बनाने की कंपनियां खोली। इनका भी तो सरकार रही है 70 साल 65 साल। इन्होंने जी आपके पास भी आप सुन लेते हैं, अपने देश में बनवाए कि हम वेंटिलेटर बनाने की कंपनी अपने देश में खोले, हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें। ये तो अभी पिछले 1 साल में हुआ हमारे देश में, मोदी सरकार के नेतृत्व में।
तो ये बताइए, अब बात है इनकी जो बात करें सुझाव की, इनकी क्या सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की क्या सरकार है, वहां क्या हुआ? अवधेश जी, लेकिन अवधेश जी बात तो सवाल वही है, सवाल तो वही है, चुनौती बड़ी है, हालात खराब है, बस से बदतर है। विवेक जी, चुनौती बड़ी है, चुनौती स्वीकार करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कर रही है, ऐसा नहीं है। आप बताइए कोई कमी, किसी प्रकार की कमी अगर केंद्र सरकार की तरफ से रही हो, लेकिन राज्य सरकार जहां भाजपा की सरकार नहीं है वो राज्य वो झूठ बोलते हैं। पहले कहते हैं मेरे पास तो पूरी भर मात्रा में ऑक्सीजन बेड है, फिर 2 दिन बाद वही कहते हैं नहीं जी नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये बताइए, यदि 2 दिन बाद आप बताएंगे तो प्राइवेट पड़ेगा उसमें, अभी किसी सपना तो नहीं आ रहा ना कि आपके पास कोई चीज है कि नहीं है। जब बताओगे तो क्या होगा, यहाँ आके चैनल पर आके बैठ जाते हैं बोलने, लोगों भड़काने। यही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, पूछिए इनसे, इन्होंने वैक्सीन को क्या कहा था कि वैक्सीन के ऑथेंटिक है। पहले कहा था कि लॉकडाउन क्यों लगाया मोदी जी ने, अब कहीं लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे देश जाए भाड़ में। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनके नेता जी पूछिए कितनों की सेवा करिए, कितने लोगों को वैक्सीन लगवाइए। चलिए ठीक है, जावेद जी और अवधेश जी, मैं वापस लौटूंगा, आप दोनों के पास ही वापस आता हूं। अब जावेद जी शांत हो जाइए, आराम से बात करेंगे। प्रवीण जी हमारे साथ है, डॉक्टर प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, हालात तो देखिए चिंताजनक है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं राजनीतिक पटल से अगर ऊपर उठ के थोड़ा सा बात की जाए तो वास्तविकता में आप ये मानेंगे कि हालात बद से बदतर है और अभी सुधरने की और बहुत बड़ी चुनौतियों के तौर पर हमें इसे देखना चाहिए? ऐसा है कि जावेद जी, आता हूं आपके पास, आता हूं। जब भी कोई एपिडेमिक आती है तो किसी को पता नहीं होता है कि कितना पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगा। इसमें गलती किसी पार्टी, राजनीतिक दल या हम किसी की चर्चा बहुत ज्यादा करें तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बात तो यह है कि हम पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री में, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री, और हम डेंस पॉपुलेशन में रहते हैं। जैसे कि गांव है तो वो कम लोग रहते हैं, पर जब शहर होता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं और कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मूलतः पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में अभी नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सी चीजें जो है हम प्राइवेट पे निर्भर करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट अपने द्वारा ऑक्सीजन नहीं बनाती, बहुत सी ऑक्सीजन जो है गवर्नमेंट परचेज करती है, उसकी लाइसेंस देती है और उसका परचेज करती है। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुरूप हम लाइसेंस बांटते हैं। क्योंकि अगर हमें देखा गया कि जो ऑक्सीजन है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, एक कमर्शियल ऑक्सीजन होती है और एक जो है हमारा जो हॉस्पिटल ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में होती है वो केवल 30% होती है, और मूलतः जो ऑक्सीजन जो है गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर के जो नए हॉस्पिटल खुले हैं उन्हीं में अमूमन लिया जाता है। ठीक, जो इस महामारी के पहले मूलतः जो है बिना किसी रोक टोक के मिल जाया करता है, पर बीमारी में जो पॉपुलेशन रेशियो जो दूसरा जो वेव आई है, जो कोरोना वेव है, इसमें लगभग हमारा 30 to 40% पॉपुलेशन डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है। और उसमें जो है जो पेशेंट हैं वो कम एज वाले इन्वॉल्व थे। इससे जो ऑक्सीजन की डिमांड, जैसे कि जो इंफेक्शन रेट है या जो पल्मोनरी इंफेक्शन है वो ज्यादा बढ़ा है, जिसमें हाइपोक्सिया जो है अमूमन लगभग सारे पेशेंट में पाया जा रहा है। ठीक, और किसी पैनिकनेस जो हमारा मीडिया में हुआ या आपस में जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो पर्सनल जो एक आपस में लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपस में लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन गिर रहा है, तुरंत हॉस्पिटल जाओ। मौत बगल में हो रही थी, लोगों के अंदर एक तरीके का विरोधाभास था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हुए। बट अब देखा जाए जो 15 दिन के बाद की स्थितियां जो आई है उसमें मैनेजमेंट ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं या डिमांड से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि ये वेव 3 महीने 2.5 महीने 3 महीने अभी रहेगी। तो इसका प्रबंधन धीरे धीरे ही हो सकता है। मैं मानता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और अगर देखा गया अगर जिस तरीके से सुचारू रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं तो 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर हम ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा जनरेट कर लेंगे, क्योंकि जो
कॉमर्शियल ऑक्सीजन जा रही थी उसको रोक दिया गया है। जो 70% ऑक्सीजन जो आपके हॉस्पिटल की तरफ मूव कर गई है, और जो कालाबाजारी है इस पर भी रोक लगा है। लोगों के अंदर अवेयरनेस ये आया है कि हमें ऑक्सीजन को होल्ड घर में रख के हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। चलिए ठीक और है। देखते देखते ये ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में हॉस्पिटल पहुंचने लगेंगे और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम बचा पाएंगे और अपने मकसद में हम कामयाब होंगे और इस बीमारी से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। चलिए स्नेह का रुख कर लेते हैं। स्नेह, हालात जिस तरह से बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण, अभी ठीक है, स्थितियां अभी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे पास वो सारी स्थितियां बिल्कुल कॉमन हो जाएंगी। हम लोग ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होगी उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सरकार का जो रूट मैप है, एक्शन जो चल रहा है वहाँ पर, बैठकों का दौर जो वहाँ जारी है, उसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आज जो स्थितियां हैं दिल्ली और तमाम राज्यों के अंदर, वहाँ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता ये बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ उन स्थितियों में सुधार की स्थितियां कुछ दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक ग्राउंड स्तर पर? जी विवेक जी, जैसा कि जो सबसे पहले मैं दवा के ऊपर आना चाहूँगा। जो दवा जो इस समय जो 2 अहम दवा हैं एक कोरोना के संक्रमण को लेकर, एक है रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरा है फेविपिराविर टैबलेट। जहाँ तक टैबलेट की बात करें, टैबलेट की भी किल्लत थी, लेकिन अब ये दवा हमने आज प्राइम न्यूज़ की टीम ने कई मेडिकल स्टोर जाके उसको जायजा लिया, तो वहाँ पे ये देखा गया कि अब जो है फेविपिराविर टैबलेट जो है, जो फेविफ्लू, फेविपार, तमाम अलग अलग कंपनियों के नाम से आती है, उसकी उपलब्धता अब सामान्य है। वो टैबलेट जो 1100 रुपए के पत्ते का था वो 2000-3000 बिकता था, अब वापस जो है जो उसकी एमआरपी है, अधिकतम खुदरा मूल्य, उस पर बिक रहा है। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आपने कही, उसकी अभी भी किल्लत है। हालांकि ये आम मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ अस्पतालों के माध्यम से या कुछ ऐसे जो केंद्र हैं जहां सरकार ने जिनको सूचित किया वहां से मिल रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक आपने कही ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को लेकर जो अभी भाजपा के और कांग्रेस जो ये प्रवक्ता थे आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, दोनों के लिए एक आईना है कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश। विवेक जी, मैं एक बार पुनः हाई कोर्ट के शब्दों पर जाना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा सरकार से आप चोरी करिए, उधार लीजिए, गिड़गिड़ाइए, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। तो कम से कम ये सरकार के लिए एक आईना है, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शब्दों को, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं दोबारा कहूंगा, चोरी करिए, गिड़गिड़ाइए, कर्ज लीजिए, लेकिन गैस का इंतजाम करिए। जनता को हम ऐसे मरते हुए देख नहीं सकते। दूसरा, आज अपने कार्यकाल के अंतिम दिन चीफ जस्टिस इन भारत के जो थे एस ए बोबड़े, जिस तरह से उन्होंने यह आदेश आज कहा कि सरकार को गैस की व्यवस्था करनी होगी, जनता को हम ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। चूंकि आज जस्टिस बोबड़े का अंतिम दिन था, 14 महीने का उनका कार्यकाल था। एक अलग, हालांकि इस विषय की जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को साझा करना चाहूंगा। 14 महीने का जो कार्यकाल रहा जस्टिस एस ए बोबड़े का, इस 14 महीने में मात्र 90 दिन वो कोर्ट में फिजिकली रहे, बाकी दिन वो वर्चुअल रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम रहे। आज ये संयोग था, आज भी अंतिम दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सिलेंडर वाले मुद्दे पर उन्होंने कोर्ट में बैठे। तो हालांकि जस्टिस बोबड़े ने स्पष्ट रूप से कल कहा था जो कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं, और आज उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जैसे भी गैस की व्यवस्था करे। हाईकोर्ट ने भी कल जो है सरकारों को आईना दिखाया था। तो मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप, ये बिल्कुल दोनों कहते थे कि हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन विवेक जी इस पे राजनीति हो रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रवीण कुमार ये कह रहे हैं कि 7 दिन से 10 दिन के अंदर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बेहतर दर्रे पर आ सकती है, कुछ सुधार उसमें दिखाई दे सकता है। क्या ऐसे चांसेस लग रहे हैं? आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर है, मौजूद है, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल विवेक जी, डॉक्टर साहब ने जो तथ्य बताएं वह मैं उनसे समर्थन करते हुए कहूँगा बिल्कुल सही का। एक तरह से जो शुरू में हालात थे, जो मरीजों के जो तीमारदार थे, जो उनके परिजन थे, तबीयत खराब हुई,
भागो सिलेंडर का इंतजाम करो, अस्पताल जाओ। तो ये चीज़ों को लोगों को जो है इसको नियंत्रण रखना होगा। ऐसा नहीं कि तबीयत खराब होते ही आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, सिलेंडर खरीद लाएं, घर रख लें। तो इन चीज़ों से जो थोड़ी जनता अवेयर हुई है उसकी भी किल्लत थोड़ी दूर होगी। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है हमारे देश में जो 30% की जो गैस थे वो थे मेडिकल ऑक्सीजन गैस, बाकी 70% की जो आपूर्ति थी वो उद्योग जगत को थी। तो मैक्सिमम उसमें खपत होती स्टील प्लांटों में। तो सरकार ने स्टील प्लांटों की गैस की सप्लाई कम करके वो मेडिकल की तरफ डाइवर्ट कर दी है। तो इससे भी थोड़ी सी उपलब्धता बढ़ी है। दूसरा, जो मैंने बताया कि जर्मनी से जो 30 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट जो आ रहे हैं, ये तमाम कदम ऐसे हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि आने वाले एक सप्ताह में पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है इस कमी पर काबू पा सकते हैं। ये बात सही है। चलिए, आप जो बात करते हैं अवधेश जी, देखिए हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अगर देश की न्यायपालिका भी सरकार के जो है रूट मैप पर सवाल उठा रही है तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता तो है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से पहल अपनी कर रही है, बेहतर शानदार काम भी किया है और चुनौती बड़ी है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। जैसे डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि भैया ठीक है 7 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन स्थितियाँ वापस जो सामान्य होती है वो नजर आ सकती हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि इसकी तैयारी पहले से भी हो सकती थी, इसका रूट मैप पहले से भी हो सकता था। जैसे कि आपके रिपोर्टर ने बताया था, संवाददाता ने जो अभी ग्राउंड पर हैं, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि देखिए अभी जो है जो स्थिति है वो खतरनाक है, लेकिन आने वाले समय में सुधार होगा। मैं अगर पिछले साल जाऊं की पृष्ठभूमि में जाऊं कोरोना की, तो आप देखिए जब कोरोना आया था 2020 में, तो हमारे देश में ना तो पीपी किट की वो थी, कोई बनाने की फैक्ट्री थी, ना ही वेंटिलेटर बनाने का कोई अपने पास हमारे देश में कोई फैक्ट्री थी, ना मास्क बनते थे हमारे पास। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारे देश में पीपी किट बननी शुरू हुई, ठीक है, मास्क बनने शुरू हुए, फिर वेंटिलेटर भी बनने शुरू हुए। ठीक है, उससे क्या हुआ, चीजें बढ़ती चली गई। उसी तरह का जैसे ऑक्सीजन का जो आपदा आई है, समय ऑक्सीजन की कमी आई है, ये भी धीरे आने वाले समय में ये देखना कि ऑक्सीजन में ही नंबर 1 हमारे देश की कभी ऑक्सीजन की मात्रा जो आपने देखा हुआ ट्रेंड चल जा रही है ऑक्सीजन की, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को बैठक कर, मेरे ख्याल से अवधेश जी आपके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, पूरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं जावेद अहमद की तरफ जो रुक कर लेता हूं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं। जावेद, अब देखिए खुद सरकार की तरफ से बात आ रही है, ठीक है चुनौती बड़ी है, विपक्ष को भी तो उतना सकारात्मक होकर ही जो है चुनौतियों से निपटने की बात जो शुरू करनी चाहिए। ऐसा दौर क्यों है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर पर चलता रहे मामला, और जो वाकई में जनता है वो हर मिनट हर सेकंड जो है संक्रमण में घिर रही है और अपनी जान गंवा रही है, उसको रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए ना। देखिए, हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि ये राजनीति का अवसर नहीं है, लेकिन जब आप आरोप लगाएंगे तो फिर उसका जवाब मिलेगा। निश्चित रूप से काल है 9.9 लाख मीट्रिक टन हम ऑक्सीजन क्यों निर्यात कर रहे थे। हमको डॉक्टर नवदीप गुलेरिया या जो दूसरे चिकित्सा वैज्ञानिक थे उनकी चेतावनी को अगर हम गंभीरता से ले ले, ये स्थितियां नहीं होती। देखिए जो लोग हैं, भाजपा के मित्र भी तो हमारे मौत के मुंह में जा रहे हैं। हम ये इसमें कोई अपना पराया नहीं है, सब भारतीय लोग हैं, अपने लोग हैं। और जब अपने लोगों को अगर हम पाएंगे, हम उनको अगर हम फर्स्ट एड भी नहीं दे पा रहे, तो मैं डॉक्टर प्रवीण जी की एक बात से कहना चाहता हूँ, कौन देखता है कोरोना प्रोटोकॉल में होम आइसोलेशन में इलाज की व्यवस्था है, जब पेड़ नहीं है तो करेंगे। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 50 के नीचे चला जाएगा तो क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कोई क्यों घर में रख लेने का काम करेगा। अगर ठीक है, अभी आता हूँ अवधेश जी, आपके पास आता हूँ अवधेश जी, बोलिए जावेद जी। खत्म करे दे रहा हूँ। नेपाल ने सीमित संसाधन के बाद अपने यहाँ नियंत्रण किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने देखिए किस तरीके से बिना संसाधन के आज वहाँ कोरोना की सेकेंड वेव क्यों नहीं, इनकी को अच्छी तरह मालूम की एक डबल म्यूटेशन है। कल एक फिर दिल दहलाने वाली खबर छपी कि ये ट्रिपल म्यूटेशन में पाया गया है पुणे में। जावेद जी, हालात तो सभी जगह ऐसे हैं, हालात तो सभी जगह ऐसे हैं, लेकिन जरूरत है कि देश में सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश हो। सरकार के ऊपर सवाल उठाना काम है, ठीक है। अवधेश जी कुछ बोल रहे थे। विवेक जी, मैं ये बताना चाहता हूँ ना, इसी तरह से फैला रहे हैं
कि ऑक्सीजन लो होती है जी तो आप छोड़िए एकदम छोड़िए इस बात को छोड़िए, हॉस्पिटल जाइए। छोड़िए इस बात को। देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना और वो जवाब देना जनता की तरफ से, वो जिम्मेदारी है सरकार की। चलिए ठीक है, बिल्कुल अब वक्त हो चला है क्योंकि हम जो डिबेट के जो बहस के बिल्कुल आखिरी दौर में है, तो मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार की तरफ चलता हूं वापस। मैं सिर्फ 2 मिनट डॉक्टर साहब आपको दूंगा जिसमें ये स्पष्ट बता दीजिए कि जो हालात हैं उसमें हम ये बात तो समझ चुके हैं कि 7 से 10 दिन में आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो 7 से 10 दिन के अंदर जो है ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो पूरी हो जाए। दवाइयों का बहुत बड़ा जो दिक्कत है, अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर्स बहुत बड़ी चुनौती हैं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? 2 मिनट में आप मुझे बता दीजिए कि आने वाला कितना समय मुसीबत भरा इस तरह का रह सकता है देश के लिए। देखिए ऐसा है कि हमारा देश पॉपुलेशन बेस है, इसको मान के चलिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। दूसरा नॉलेज नहीं होना, मतलब शिक्षा की कमी होना। तीसरी चीज जो है, जो डॉक्टरी सलाह है उसमें एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और एक नाम का डॉक्टर में अंतर होना। आदमी 60 to 80% आदमी जो है केवल दवाओं पर, एंटीबायोटिक, इम्यूनोबूस्टर ड्रग, विटामिन सी, गलाला, स्टीम, और अगर वो रिलैक्सेशन करे, मतलब आराम, अगर भरपूर आराम ले तो ठीक हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वायरल डिजीज पहले नहीं आती थी, वायरल डिजीज आती थी, बट ये दूसरे तरह का वायरस है जो लंग में इन्वॉल्व हो रहा है, लंग में इन्फेक्शन कर रहा है, जिसके वजह से निमोनिया एक तरीके से डेवलप होता है और उस निमोनिया की वजह से हमको ऑक्सीजन की कमी होती है। ये टोटल पॉपुलेशन का केवल 2% इन्वॉल्वमेंट, 98% पॉपुलेशन में ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाता है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है। केवल 2% पॉपुलेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट। बट अगर हम पूर्णतया अपने पॉपुलेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल तो बलरामपुर हॉस्पिटल में है, या केजीएमयू है 3500 लगभग बेड का है, पीजीआई 650 से 800 बेड का है। तो अगर पूरा हम लखनऊ में निकालते हैं पॉपुलेशन बेड जब निकालते हैं तो हमारा 8,500 से 9,000 बेड पूरे हॉस्पिटल का बेड आता है, और उसमें से हमारा केवल 3,500 या 4,000 बेड हमारा केवल कोरोना के लिए आरक्षित। यदि हम पॉपुलेशन को निकालें तो हमारा लगभग 50 से 60 लाख पॉपुलेशन हमारा लखनऊ का है। अगर उसमें हमारा केवल 10,000 इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने आप शॉर्टेज हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज को बहुत ज्यादा नाकामी अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं है ऐसा। हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन तैयार होना, तुरंत हो जाना, यह इतना आसान होता नहीं है। बट हम परिस्थितियों के लिए लड़ रहे हैं, परिस्थितियां हमारे फेवर में आएंगी, जरूर आएंगी, और हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। सरकार कर रही है, जितना हो पा रहा है उतना मदद कर रही है, दवाएं भी मिलने लगी हैं। थोड़ा परेशानी बीच में आई थी, बस वो परेशानी समय अनुसार ठीक हो जाएगी। हमें हिम्मत रखना है, हिम्मत बढ़ाना है, और अपने लोगों को सतर्क रखना है, और हमें सुरक्षा ही इसका इलाज है। अतः सतर्कता ही जरूर कराएं, सारे लोगों वैक्सीनेशन सारे लोग जरूर कराएं, और अपने घर में मास्क जरूर रखें। चलिए ठीक है, हमारा सुबह शाम जरूर लेते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अवधेश जी बिल्कुल चलते चलते आखिर में शॉर्ट में बिल्कुल बताइए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि लोग घबराए नहीं, बिल्कुल ये समस्या का हल है। लोग एकदम घबरा जाते हैं, जरा सा ऑक्सीजन लो हुआ तो एकदम घबरा जाते हैं, एकदम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। मैं बताऊं आपको, हमारी माता जी की जो ऑक्सीजन है लगभग 50% आ गई थी। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब एग्जांपल नहीं, ये रियल स्टोरी है। तो उसमें क्या था, मैंने स्टीम दिया, ठीक है, नेबुलाइजेशन से उनको पूरा जो है ट्रीटमेंट किया उनका, और उससे जो है उनकी धीरे धीरे जो ऑक्सीजन रेट है वो बढ़ा। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया। आज की डेट में उनकी ऑक्सीजन जो रेट है वो पूरा नॉर्मल है। चलिए ठीक है, पैनिक ना होने की जरूरत है, और जिसको वाकई जरूरत है ऑक्सीजन की वो लोग ऑक्सीजन को यूज करें, इस्तेमाल करें, जो अस्पतालों में पहुंचे वो जरूरी है। चलिए ठीक है, जावेद जी चलते चलते बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से भ्रांतियां उत्पन्न की गई, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयानबाजी हुई, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज स्थितियां हैं, निश्चित रूप से सहयोग करना है, लोग सुरक्षित रहें, लोग सावधानी बरतने का काम करें।
लेकिन ये जो पीआर के लिए जबरदस्ती का आंकड़ेबाजी का खेल बताया जाता है, इसका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। भाई इसी लखनऊ में सीएमओ के साथ सुनने को तैयार नहीं, बहराइच में कल रात में सीएमओ सुनने के लिए तैयार नहीं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के मंत्री कल कोरोना प्रोटोकॉल कर रहे थे। अपने बेटे की शादी में एक व्यक्ति बारात में मास्क नहीं था, एक व्यक्ति को छोड़कर, कहीं कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी। जब सरकार में बैठे लोग इस तरीके का काम करेंगे और बाद में आप पाठ पढ़ाएंगे, उसको पैंडेमिक एक्ट समझाएंगे, तो ये देखिए नहीं चलेगा। रोडवेज की बसों में कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कराइए, किराया चाहे बढ़ा दीजिए, कराइए। लगातार एक हफ्ते के दबाव के बाद फर्जी कागजों में कल तक सैनिटाइजेशन हुआ है, आज से सैनिटाइजेशन चालू हुआ है। कल भी मैंने कई रोडवेज के ARM से, कई कंडक्टर और ड्राइवरों का भी कहीं सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सवाल अगर विपक्ष उठाता है तो इसमें गलत क्या है, इसमें मिर्च क्यों लगती है? चलिए ठीक है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सवालों के साथ साथ देश में सकारात्मक माहौल रहे, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अवधेश जी का, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ रहे, जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ रहे, साथ ही साथ प्रवीण कुमार डॉक्टर हमारे साथ जो है विशेष तौर पर उन्होंने बहुत अपनी महत्वपूर्ण बात और जानकारी हम तक जो है साझा की है। साथ ही साथ स्नेह कमल संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद रहे। इस विशेष चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जो आपातकाल ये जो ऑक्सीजन का है वो कब तक जो है सामने जनता के सामने जो है चुनौती बन के सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दवाइयों की उपलब्धता की बात की जाए, अगर आप सरकारी अस्पतालों को छोड़िए, आप निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की बात की जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता के बीच में ये एक सकारात्मक संदेश ये है कि जिसको जहां ज़रूरत है वो उस ज़रूरत को इस्तेमाल करे। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो ही वो अस्पतालों का रुख करे, या फिर वो घर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन का जो टाइम है वो रह सकता है। प्रॉपर योगा या एक्सरसाइज और साथ ही साथ जो मेडिकेशन है वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कभी घबराहट या पैनिक अगर आप होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑक्सीजन जैसी स्थितियां ज़रूरत लगने लगती है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोविड पॉजिटिव है तो आपको तुरंत पहले दिन से ही ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ रहिए, और अगर वाकई में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो आपके लिए ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए वहाँ पर डॉक्टर प्रयास करेंगे, अस्पताल प्रयास करेंगे। सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, आने वाले 7 से 10 दिन में हो सकता है, उम्मीद ये जताई जा सकती है कि जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है, दवाइयों की जो किल्लत है, उससे हम ऊपर उठकर वापसी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए। साथ ही साथ जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।